ગુડ આફ્ટરનૂન વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો બેટા આજે આપણે ધોરણ 7માં વ્યાકરણમાં વિરામ ચિહ્નોની સમજ મેળવીશું. તો આપણે જ્યારથી લખવાનું શરૂઆત કરી છે, સમજીએ છીએ, ત્યારથી આપણે વિરામ ચિહ્નો વાપરીએ છીએ, ઉપયોગ કરીએ છીએ. એ ગુજરાતીમાં હોય કે હિન્દીમાં હોય. તો અહીં જે વિરામ ચિહ્નો હિન્દીમાં, હું તમને વિરામ ચિહ્નો વિશે આજે થોડી સમજ આપીશ, જાણકારી આપીશ. તો જ્યારે આપણે વાંચીએ છીએ તો વાંચતા સમયે ક્યાં કેટલું અટકવાનું છે એ વસ્તુનો આપણને બોધ કરાવે, મતલબ એ વસ્તુની જાણ ક્યારે થાય તો વિરામ ચિહ્નો જે કરેલા હોય લખાણમાં ત્યારે આપણે સમજીએ છીએ. આ ઉપરાંત ભાવ, જેમ કે ઉદ્ગાર ચિહ્ન, તો એ ભાવ બતાવે છે કે આશ્ચર્યનો ભાવ ઉદ્ગાર ચિહ્ન દ્વારા ખબર પડે છે. અને આ જ રીતે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન પણ તમારા ભાવને રજૂ કરે છે. તો આ વિરામ ચિહ્નોનો આજે અભ્યાસ કરીશું આપણે. તો એનો પ્રયોગ એટલે ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો અને ક્યાં કરવો, તો હિન્દીમાં વિराम चिन्हों आज समझ मेळवीए છીએ. तो पहले तो हम विराम चिन्हों की परिभाषा हिंदी में समझ लेते हैं. तो वाक्य को या किसी लिखाई को पढ़ते समय कहाँ रुकना और कितना रुकना यह सूचित करने के लिए तथा वाक्य के भाव को स्पष्ट करने के लिए हम कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग करते हैं. उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं. अब हम प्रमुख चिन्हों की बात करते हैं. तो सबसे पहला है पूर्ण विराम. तो वो तो हम जानते ही हैं पूर्ण विराम. तो हिंदी में पूर्ण विराम कैसे होता है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. तो पढ़ते समय जिस स्थान पर वाक्य समाप्त होता है वहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है. ये याद रखिए, जब वाक्य समाप्त होता है तब हम पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं. तो आप नीचे के उदाहरणों में देख सकते हैं पूर्ण विराम के चिन्ह किस तरह लिखे हुए हैं. अब आगे अल्प विराम. अल्प विराम मतलब थोड़ा सा विराम. विराम का अर्थ ये होता है आराम करना, मतलब वहाँ पे आपको थोड़ी देर ठहरना होता है. तो अल्प विराम, तो वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर थोड़ी देर रुकना हो वहाँ अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है. तो अल्प विराम का चिन्ह कैसा होता है वो भी आप स्क्रीन पे ध्यान से देखिए. अब तीसरा चिन्ह, तीसरी बात, तो यहाँ पे तीसरा है अर्धविराम. अर्धविराम तो वाक्य पढ़ते समय जहाँ अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना है. जैसे कि आप उदाहरण में देख लीजिए, थका हुआ तो था ही, लेटते ही सो गया. उदाहरण देख के समझ चुके होंगे कि अल्प विराम में आप थोड़ा सा रुकते हैं, जिसमें दो शब्दों के बीच में, जैसे समझू शहर से नमक, तेल, साबुन. तो नमक, तेल, साबुन आदि में अल्प विराम आता है, किंतु यहाँ पे दो वाक्य है तो दो वाक्यों के बीच अल्प विराम से थोड़ा अधिक रुकना है, तो वहाँ पर अर्ध विराम आता है. और जब वाक्य पूरा होता है वहाँ पूर्ण विराम आता है. ये समझ चुके हैं. तो आगे प्रश्नवाचक चिन्ह. तो इस विराम चिन्ह का उपयोग प्रश्न सूचक वाक्य के अंत में किया जाता है. इसका अर्थ है आप जब किसी को प्रश्न पूछते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो उस वाक्य के अंत में इस प्रश्नार्थ चिन्ह का उपयोग किया जाता है. जैसे आकाश में कितने तारे हैं, तो यह प्रश्न हुआ. तो प्रश्न लिखने में आप जब लिखते हैं तो आपको ये भाव प्रकट करना है कि मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ. तो लिखते समय प्रश्नार्थ चिन्ह करने से आपका प्रश्न करने का जो प्रश्न करते हैं जो आप, तो वो सबको पता चलता है कि ये एक प्रश्न है. उसके बाद उद्गार बोधक चिन्ह. इस चिन्ह को विस्मयादि बोधक चिन्ह भी कहते हैं. बात करते समय प्रशंसा, हर्ष, शोक, घृणा, तिरस्कार, घृणा का अर्थ होता है तिरस्कार, आश्चर्य आदि भाव व्यक्त करने के लिए वाक्य में उद्गार चिन्ह, आप देख सकते हैं किस तरह से उद्गार चिन्ह किया जाता है, तो उसका प्रयोग किया जाता है. तो यहाँ पे उद्गार, विस्मय, यही आपको दर्शाता है कि आश्चर्य के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है. तो देखिए पहला ही उदाहरण देखिए, वाह क्या चौका मारा है. तो यहाँ पे एक आश्चर्य की और खुशी, जो व्यक्ति की खुशी है वो दिखाई पड़ती है, भाव
व्यक्त होता। और तिरस्कार के लिए देखिए, छी कितने गंदे हो तुम, तो यहाँ पर तिरस्कार घृणा दिखाई पड़ती है। और आगे 5वें उदाहरण में, अरे तुम बड़ौदा से इतनी जल्दी आ गए, तो यहाँ पर आप आश्चर्य देख सकते हैं, भाव को आप समझ सकते हैं। उसके बाद अवतरण चिन्ह। अब अवतरण चिन्ह में 2 प्रकार के अवतरण चिन्ह होते हैं, एक होता है इकहरा और दूसरा होता है दोहरा। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं किस तरह इकहरा होता है, किस तरह दोहरा होता है। तो इकहरा जो अवतरण चिन्ह है उसके लिए उसका जो प्रयोग होता है वो किसी उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक आदि के लिए किया जाता है। किसी पुस्तक का नाम लिखना है तो आप इकहरा अवतरण करेंगे। और जो दोहरा, मतलब आप उदाहरण में भी देखिए, कुत्ते की वफादारी, ये पाठ का नाम है और लेखक है लल्लू भाई रबारी। तो कुत्ते की वफादारी, इसे इकहरे अवतरण में आप लिखोगे। दूसरा, सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला, मतलब ये एक शब्द को जब हम दर्शाते हैं अलग से, एक नाम को, मतलब कोई पाठ का नाम हो, किसी रचना का नाम हो, किसी पुस्तक का नाम हो, तब इकहरा अवतरण प्रयोग में आता है। और उसके बाद दोहरे अवतरण की बात करते हैं। तो दोहरा अवतरण किसी व्यक्ति के कथन को, मतलब कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है तो उसे मूल रूप में उद्धृत करने के लिए, मतलब मूल रूप में जैसा उस व्यक्ति ने कहा था वैसा ही दर्शाने के लिए, वैसा ही बताने के लिए दोहरे अवतरण का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि महात्मा गांधी जी ने कहा है, तो देखिए, प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है, तो उसे दोहरे अवतरण में दर्शाया गया है। इसी प्रकार शास्त्री जी ने नारा दिया, तो आप देख सकते हैं जय जवान जय किसान, तो उसे आप दोहरे अवतरण में दर्शा सकते हैं। उसके बाद कुछ अन्य विराम चिन्ह भी है जिन्हें हम देखते हैं। तो पहला है कोष्टक चिन्ह। આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ કૌંસમાં લખો, તો કૌંસ, આ કૌંસ કેટલા પ્રકારના છે, એક કૌંસ અહીં દર્શાવાય છે। तो यहाँ आप देख सकते हैं चित्र में छोटा कोष्टक है और एक बड़ा कोष्टक है। तो इसका प्रयोग कब होता है, तो क्रमांक, क्रमसूचक, अक्षर, समानार्थी शब्द या नाटक में पात्रों के हाव भाव सूचित करने के लिए किया जाता है। तो पहले आप देख सकते हैं हिंदी में 2 वचन हैं, और फिर देखो छोटा कौंस किया है, मतलब छोटा कोष्टक किया है, एक वचन, और दूसरे में लिखा है बहुवचन। दूसरा जो नंबर है 1 और 2, उसे दर्शाने के लिए छोटे कोष्टक का प्रयोग किया गया है। और दूसरे उदाहरण में देखिए, उसने मनी ऑर्डर, तो मनी ऑर्डर का समानार्थी शब्द है धनादेश से पैसे भेजे। तो मनी ऑर्डर का जो अर्थ होता है, दूसरा समानार्थी अर्थ, उसे छोटे कौंस में दर्शाया गया है। तो तीसरे में राजा, तो उसके भाव, राजा ये पात्र है, नाटक का कोई पात्र है, तो राजा कह रहे, क्या कह रहे, किस प्रकार कह रहे, तो उनका भाव है वो क्रोध से कह रहे, तो छोटे कौंस में दर्शाया गया है क्रोध से, उसे पकड़कर ले आओ। तो इस प्रकार कोष्टक का प्रयोग होता है, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग होता है। आगे योजक चिन्ह देखते हैं। तो योजक चिन्ह में किस प्रकार का योजक चिन्ह किस तरह हम करते हैं, ये आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। तो उसका उपयोग कब होता है, प्रयोग कब होता है, तो इसका प्रयोग 2 शब्दों को जोड़ने और उन्हें एक पद बनाने के लिए किया जाता है। तो आप उदाहरण में देख सकते हैं रात दिन, तो रात और दिन 2 अलग अलग शब्द हैं, उन्हें जोड़ने के लिए इस योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो दूसरे में शोरगुल, तो उसमें भी आप देखिए नंगा भूखा, उल्टा पुल्टा, मारना पीटना, गाँव गाँव आदि। तो आशा रखती हूँ आप विराम चिन्हों को समझ सके होंगे। थैंक यू।